अच्छा, आप देखो रिमशा, अब हम टाइटर फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले टाइटर फैक्टर होता क्या है ये पता होना चाहिए। टाइटर फैक्टर बेसिकली वो हमारे पास फैक्टर होता है जो ये बताता है कि हमारे टाइटरेन के कितने ml जो है वो हमारे पर्टिकुलर जो है वो क्या कहते हैं एनालाइट के जो mg हैं या ग्राम्स हैं उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या उनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ टाइट्रेशन के ऊपर। तो टाइटर फैक्टर हमें मदद करता है कि हम जो है वो फिर अमाउंट ऑप्टेन निकालें और अमाउंट ऑप्टेन के बाद परसेंटेज प्योरिटी निकाल दें उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। तो टाइटर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी इक्वेशन का जो है वो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। इक्वेशन पूरी पता होनी चाहिए कि कितने मोल्स ऑफ एनालाइट कितने मोल्स ऑफ टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करें और कौन एनालाइट है कौन टाइट्रेंट है। सही है। अब पहले मैं फर्स्ट टाइम तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसमें हमने फेरस सल्फेट का सैंपल का डिटरमाइन किया था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तुम इक्वेशन में देखोगे कि कौन तुम्हारा एनालाइट है और कौन तुम्हारा टाइट्रेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एनालाइट जो था बेसिकली ये फेरस जो है वो बेसिकली सल्फेट था और जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट था वो हमारा टाइट्रेंट था। तो हमने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि कौन हमारा टाइट्रेंट है और कौन हमारा एनालाइट है। सही है। अब फिर ये देखोगे कि ये दोनों किस मोलर रेशो से जो है वो रिएक्ट करें। वहाँ पर 10 FeSO4 था और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास 2 पोटेशियम परमैंगनेट था। सही है। तो ये तुमने लिख दिया कि ये 10 मोल्स है। सही है। और ये 2 मोल्स है। सही है। ये तुमने यहाँ पे लिख दिया पहले स्टेप में। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये बात याद रखना कि जब भी हम एनालाइट को यूज़ कर रहे होते हैं टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए या टाइट्रेंट को एनालाइट को यूज़ करते हैं तो उसका हमें जो है वो मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करते हैं टाइटर फैक्टर कैलकुलेशन के लिए। और जो टाइट्रेंट होता है उसका हम वॉल्यूम और जो हम स्ट्रेंथ उसकी यूज़ कर रहे हैं टाइट्रेशन के प्रोसेस के लिए वो जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। टाइट्रेशन के प्रोसेस के लिए जो स्ट्रेंथ यूज़ करें उसी से ही हम टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसमें तुम्हारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में मौजूद है। सही है। और या तो हमारे पास फेरस सल्फेट की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइटर फैक्टर जो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ वो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फेरस सल्फेट का आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हुई है या नहीं। सही है। तो यहाँ पर मैं 10 FeSO4.7H2O कर रहा हूँ। सही। मैं हेप्टाहाइड्रेट का कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। सही है। अब सबसे पहले आपने देखा कि 10 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो है वो रिएक्ट करें। सही। अब सबसे पहले आप इनके मोलर रेशो को जो है वो बैलेंस करेंगी, मतलब आप जो है वो इसको हाफ करेंगी। क्या करेंगी? बेसिकली ये 2 मोल्स है ना, यहाँ पे कितना है 5:1, इसको 5:1 के रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों साइड पे 2 से डिवीजन कर देंगी। सही। 10 को भी डिवाइड करेंगी 2 से, मतलब हाफ कर देंगी, और इसको भी डिवाइड कर देंगी 2 से। तो 2 से 2 कटा, ये 1 मोल के बराबर हो गया। सही है। और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 5 मोल्स के बराबर हो गया। सही है। तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मल जो है वो मोलर रेशो आ गया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपके पास जो है वो आपने अपने जो KMnO4 है उसको आप 1 मोल पे लिया। ये लाजमी होता है, इसको लेके आना होता है। अगर यहाँ पर किसी भी टाइटर फैक्टर के अंदर यहाँ पे 2 मोल्स नहीं दिए हुए, यहाँ पर अगर डायरेक्टली 1 मोल की फॉर्म में दिया तो फिर आप ये कन्वर्जन नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। सही है। अच्छा, जब आप इस टाइट्रेंट को 1 मोलर पे लेके आएंगे, स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी आप टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो आप जो टाइट्रेंट का जो भी वॉल्यूम या स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे वो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1000 ml उसकी वॉल्यूम होगी और 1 मोलर से ही आप स्टार्ट करेंगे टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करना। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 मोल्स आ गए। अब इस 5 मोल्स की जगह हम इसका FeSO4 का या कोई भी हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा एनालाइट उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। हमें पता है कि FeSO4.7H2O का मॉलिक्यूलर वेट 278 ग्राम्स होता है। सही है। हमने यहाँ पे 278 ग्राम्स रख दिया। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास टाइट्रेंट का वॉल्यूम और टाइट्रेंट की स्ट्रेंथ जो हम टाइट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। सही है। टाइट्रेंट का वॉल्यूम स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास आप हमेशा 1000 ml से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सही है। 1000 ml को 1000 ml से आप स्टार्ट करेंगे और हमेशा आप जो है वो बेसिकली जो आपके पास टाइटर फैक्टर होता है वो आपको मोलर रेशो बताता है। बेसिकली मोल्स में कितने ये दोनों कितनी मोल्स या कितनी मोलर कंसनट्रेशन में एक दूसरे से रिएक्ट करें। तो आप जब टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करने शुरू करेंगे तो आप 1 मोलर से स्टार्ट करेंगे। सही है।
तो ये आपके पास क्या हो गया 1000 ml ऑफ 1 मोलर KMnO4, सही है। तो ये आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दी इसकी, यहाँ पे आपने उसकी वॉल्यूम लिख दी और आपने पोटेशियम परमैंगनेट जो आप यूज़ करें टाइट्रेशन में। अब हमने टाइट्रेशन में जो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है वो कितना है 0.1 नॉर्मल, इतना यूज़ किया है, सही है। हमें टाइटर फैक्टर जो कैलकुलेट करना है वो इस कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है, हमें 1 मोलर पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें यानी कि 1 मोलर से 1 नॉर्मल पे जाना पड़ेगा, 1 नॉर्मल से फिर हम 0.1 नॉर्मल पे जाएंगे, सही है। तो मोलर से नॉर्मल की कन्वर्जन हम तब करेंगे जब हमारा जो टाइट्रेंट है वो नॉर्मल में हम यूज़ करेंगे टाइट्रेशन में। लेकिन अगर ये 0.1 मोलर होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे काम करते, हम ये मोलर से नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करते, सही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0.1 नॉर्मल की हम कंसंट्रेशन यूज़ करें अपने टाइट्रेशन के प्रोसेस में, तो हम जो है वो यहाँ पे हम मोलर से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 1 मोलर जो KMnO4 का सल्यूशन है क्या वो 1 नॉर्मल KMnO4 के बराबर है या नहीं, सही है। तो हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास ओवर वॉल्यूम। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 158 ग्राम, सही है। यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 में 158 ग्राम्स ऑफ KMnO4 होगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास 1 नॉर्मल, अब 1 नॉर्मल सोल्यूशन का देखेंगे, नॉर्मेलिटी क्या कहती है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब पोटेशियम परमैंगनेट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। अब पोटेशियम परमैंगनेट में आपने पढ़ा होगा कि ये Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 31.6 ग्राम्स आ जाएगा। अगर आप देखें तो इसका जो 1 नॉर्मल सोल्यूशन है वो 31.6 ग्राम्स के ऊपर कंसिस्ट करें और इसका जो 1 मोलर सोल्यूशन है 158 ग्राम्स में कंसिस्ट करें, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज़ नॉट इक्वल टू 1 नॉर्मल, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट 5 टाइम रिड्यूस हो गया। हम ये कह सकते हैं 1 मोलर 1 नॉर्मल के बराबर नहीं है, लेकिन वो 1 मोलर 5 नॉर्मल के बराबर है, सही है। ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया, सही है। अब हम 5 नॉर्मल तक आ गए, हमें 1 नॉर्मल पे जाना है, सही है। 1 नॉर्मल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो है वो यहाँ पे 1 नॉर्मल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो 5 से जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे, सही है। तो 5 से 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास जो टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे वो 278 ग्राम्स 1000 ml। अब 1 मोलर था पहले, सही है। हमने ये कन्वर्जन की तो हमारे पास 1 नॉर्मल के बराबर हो गया, 1 नॉर्मल KMnO4, सही है। अब हम 1 नॉर्मल पे आ गए, सही है। अब 1 नॉर्मल से हमें किस पे आना है, 0.1 नॉर्मल पे जाना है, सही है। तो सबसे पहले हमें टाइटर फैक्टर में क्या कहता है, ईच ml, यानी कि हमें अब 1 ml के लिए निकालना है। अब हमें वॉल्यूम को रिड्यूस करना है। अब हमने नॉर्मेलिटी में तो अपने आंसर को लिया है, अब हमने वॉल्यूम को भी रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल KMnO4 इज़ इक्वल टू 278 ग्राम्स ऑफ FeSO4.7H2O। ये आपने अभी स्टेटमेंट लिख दी कि 1000 ml 1 नॉर्मल जो है इतने के बराबर है, सही है। अब आप 1 ml के लिए निकालेंगे तो 1 ml इज़ इक्वल टू इस वाली वैल्यू को 278 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.278 ग्राम्स जो है वो आपके पास आ जाएगा, सही है। 0.278 ग्राम्स आ जाएगा, यानी कि 1 ml में 0.278 ग्राम्स फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मौजूद है और ये 1 नॉर्मल है अभी भी। अब हमें 1 नॉर्मल का हमने 1 ml निकाल लिया, अब हम 1 ml का ही 0.1 नॉर्मल निकालेंगे। अब अपनी कंसंट्रेशन पे जाएंगे, 0.1 नॉर्मल पे जाएंगे। हमने 1 मोलर को पहले 1 नॉर्मल में कन्वर्ट किया, फिर 1 नॉर्मल से हम 0.1 नॉर्मल पे जाएंगे। तो 0.1 नॉर्मल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है 0.278, इसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 0.0278 ग्राम्स आ जाएगा, यानी कि ईच ml of 0.1 normal KMnO4 is equivalent to 0.0278 grams of FeSO4.7H2O। तो ये आपके पास इसका टाइटर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया आपने कि हर ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इतने FeSO4 के बराबर है। तो ये जो आपका टाइटर फैक्टर है इसको आप फिर ब्यूरो रेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑब्टेन आएगी, अमाउंट गिवन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से और परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आपके पास तब जब आप मोलर से नॉर्मल में कब जाएंगे, जब आपके पास कंसंट्रेशन जो है, स्ट्रेंथ जो है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट की वो 0.1 नॉर्मल के बराबर होगी, सही है, या नॉर्मेलिटी में होगी जब आप करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे मोलैरिटी में होगी तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हम मोलैरिटी वाला करते हैं कि मोलैरिटी वाला कैसे करेंगे।
सही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, 4FeSO4 डॉट पोटेशियम आयोडाइड। सही है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा टाइट्रेंट ये है और हमारा एनालाइट ये, तो आपने लिख दिया एनालाइट और टाइट्रेंट, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। सही है। अब आपके पास एनालाइट कितने हैं, 4 मोल्स हैं और टाइट्रेंट कितना है, 1 मोल है। अब यहाँ पे टाइट्रेंट ऑलरेडी बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे आपको कोई कन्वर्ट करने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम जो पोटेशियम आयोडेट यूज़ कर रहे हैं वो 0.05 मोलर यूज़ करें। अब आपने मोलर से अंदाज़ा लगाइए कि हमें यहाँ पे कोई नॉर्मल वाली कहानी नहीं करनी, हमें मोलर को नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो कंसनट्रेशन है वो ऑलरेडी 0.5 मोलर में दी हुई है। सही है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 4 लिखा, इसका एनालिट का मॉलिक्यूलर वेट 151.9 ग्राम्स के बराबर होता ही है। सही है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड का हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं चाहिए, हमें उसकी कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमेशा स्टार्ट हम 1000 ml से करते हैं वॉल्यूम, और 1 मोलर से स्टार्ट करते हैं और अपनी डिज़ायर तक जाते हैं। सही है। तो हमने ये बात कर ली, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 607 समथिंग आ गया। सही है, 607 ग्राम्स आ गया। 1000 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडेट मैंने यूँ लिख दिया। सही, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 1000 ml और बराबर है 607 के, तो 1 ml कितने के बराबर होगा, 0.0607 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। सही है, 0.60 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। और ये हमने अभी 1 ml जो 1 मोलर के लिए निकाला है, वो हमें 0.05 पे जाना है, तो इस 0.607 को हम 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा टाइटर फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से करना है। यहाँ पे हमने कोई मोलर को नॉर्मल में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट काम कर दिया। सही है। तो ये आपके पास सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट का था। अब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 5H2O2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो 2KMnO4 से रिएक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर जो KMnO4 था वो 0.05 नहीं 0.02 मोलर का हम इस्तेमाल कर रहे थे। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हम जो है वो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0.02 मोलर के लिए। सही है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 मोल्स इसके हैं, 2 मोल्स इसके हैं। सही है। मोल्स हमारे पास 2 में दिए हैं, तो हम इसको अब हाफ करेंगे। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कटा, 2 1 2, 2.5 आ गया, तो 2.5 मोल्स इसके आ गए और 1 मोल इसका आ गया। ये हमने बैलेंस कर लिया। सही है। अब बैलेंस करने के बाद इसका हम क्या लेंगे, इसका हम जो है वो वॉल्यूम लेंगे, और हमने बात की 1000 ml से स्टार्ट करते हैं, 1 मोलर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पर हम उसके 2.5 से 34 हमारा जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है वो यहाँ पे वो जो है वो हो रहा होता है, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 85 ग्राम्स आ गया, और यहाँ पे 1000 ml 1 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट, 1000 ml में इतना है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 0.085 ग्राम। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 ml 1 मोलर का है। अब हमें निकालना है 0.02 मोलर के लिए, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.085 इंटू 0.02 मोलर, तो हमारे पास 0.0017 ग्राम्स आ जाएगा आंसर। तो इसका टाइटर फैक्टर होगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। सही है। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल कैलकुलेट करके बता दी। एक वो जिसमें हमारे पास नॉर्मल में दी हुई होती है, तो हमें मोलर को नॉर्मल में चेक करना होता है, चेकिंग करनी होती है कि आया 1 मोलर का सोल्यूशन 1 नॉर्मल के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें जितना का डिफरेंस आया उससे हमें डिवाइड करना होता है मोल्स को। फिर हमने दूसरी वाली आपको कैलकुलेट कर बताई कि जिसमें कोई झंझट नहीं, डायरेक्टली काम करना है, आपके पास मोलर में ही दिया हुआ था। फिर हमने कैलकुलेट करके बताया कि अगर मोलर में दिया हो लेकिन मोल्स का डिफरेंस है तो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सही है। तो ये मैंने आपको तीनों एग्जांपल सिखा दी। चौथी एग्जांपल जिंक ऑक्साइड वाली है। सही है। और H2SO4 से वो रिएक्ट कर रहा था, जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट बना रहा था। सही है। और आपके पास जो है वो वाटर बन रहा था। तो ये आपके पास एनालाइड और टाइट्रेंट है, 1 मोल है और 1 मोल है। यहाँ पे आप कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आपके पास जो H2SO4 टाइट्रेशन हो रहा था वो 1 नॉर्मल यूज़ हो रहा था। सही है। तो ऐसे करेंगे। सही है। तो जिंक ऑक्साइड में आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एनालाइट है, एनालाइट का क्या यूज़ करेंगे, अमाउंट यूज़ करेंगे, ये 81.3 ग्राम्स के बराबर होता है, और आपके पास 1000 ml 1 मोलर H2SO4। सही है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मोलर पे, अब हमें मोलर से नॉर्मल पे जाना है, तो पहले हम मोलर को नॉर्मल से जो है वो मैच करके देखेंगे कि आया 1 मोलर H2SO4 1 नॉर्मल के बराबर है भी या नहीं। सही है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ये 1 मोलर है, ये 1 नॉर्मल है।
1 मोलर में कितने हमारे पास H2SO4 का वेट होगा 98 ग्राम्स, सही है। और 1 नॉर्मल में हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हमें पता है कि H2SO4 एक वक्त में 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो 98 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 2 49 ग्राम्स, तो 2 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 1 मोलर 1 नॉर्मल के बराबर नहीं है, लेकिन 1 मोलर 2 नॉर्मल के बराबर है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, सही है। तो कितना बच गया 81.3 ग्राम्स, और वो कितने के बराबर हो गया 1000 ml 1 नॉर्मल में वो कन्वर्ट हो गया, सही है। अब हमने बात की कि 1000 ml 81.3 ग्राम्स के बराबर है, तो 1 ml कितने के बराबर होगा 81.3 जो है वो बेसिकली हमारे पास 81.3 ग्राम्स के बराबर हो गया, सही है। और इसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हम जो है वो ये देखेंगे कि 81.3 ग्राम्स के बराबर हो गया, इसको जो है वो फिर हम जो है वो 81.3 ग्राम्स के बराबर हो गया, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा 0.0813 ग्राम्स, सही है। ये इसके बराबर हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि हमारे पास 49 1 मोलर जो है वो 2 नॉर्मल के बराबर है, सही है। तो ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 मोल्स नहीं है, यहाँ पे 1 मोल्स ही थे, सही है। तो पहले हमने ये बात की कि हमारे पास 1 मोलर 2 नॉर्मल के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे कितना आ गया 40.06, सही है। 40.06 आया, 1000 ml 40.06 के बराबर है। अब 1 ml कितने के बराबर हो जाएगा 0.0406 ग्राम्स ऑफ ZnO के बराबर हो जाएगा, ये आपका टाइटल फैक्टर आ गया, या 40.6 mg दोनों आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, बाकी टाइटल फैक्टर भी इस तरह से कैलकुलेट होगा जिस तरह से मैंने ये 4 मेथड्स आपको जो है वो यहाँ पे समझाए हैं, सही है। अच्छा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको दिखेगा Na2CO3 वाले में, सही है, और HCl वाले में, सही है। अच्छा, Na2CO3 यहाँ पे 1 मोल इसका रिएक्टर है, यहाँ पे भी 1 मोल इसका रिएक्टर है, सही है। अच्छा जी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे Na2CO3 का अगर हम वेट देखें तो 23 + 23 कितना हो गया 46 + 12 + 16 + 16 + 16, तो ये कितना हो गया 106 ग्राम्स, सही है। अच्छा, यहाँ पर HCl हमारे पास जो है वो होना चाहिए 1000 ml, सही है। 1 मोलर HCl जो है वो होना चाहिए, सही है। और यहाँ पर जो हम यूज़ करें टाइट्रेशन में, बेसिकली वो कितना यूज़ करें, आपको पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 1 नॉर्मल मिलेगा, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में 0.5 नॉर्मल मिलेगा, सही है। तो ये वाली बात है, आप ऐसा जो है वो कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो वो 2 मोल्स हैं HCl के, सही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि Na2CO3 जो है वो उसके पास 2 सोडियम है, और ये 2 सोडियम की वजह से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर होते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के ज़रिए न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम 1000 ml के बजाय 2000 ml हम जो है वो यूज़ करेंगे अपना जो है वो वॉल्यूम, सही है। ये आपके पास कन्फ्यूजन दिखेगी, तो मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए आपको जो है वो समझा दिया कि 2000 ml किस तरह से हुआ, क्योंकि Na2CO3 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ न्यूट्रलाइज हो सकती है, 2 Na हैं, इस वजह से तो हम यहाँ पे 2000 ml रख देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी 106 ग्राम्स ऑफ 2000 ml 1 मोलर HCl, सही है। अब हमें 1 मोलर से 1 नॉर्मल पे जाना है, तो हमें पता है कि 1 मोलर और 1 नॉर्मल जो होता है बेसिकली हमारे पास HCl का वो बराबर होते हैं, सही है। यहाँ पे डिफरेंट नहीं होते। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं 1 मोलर और 1 नॉर्मल। 1 मोलर क्या कहता है, मॉलिक्यूलर वेट 36.5 ग्राम, और 1 नॉर्मल में 36.5 ग्राम रखते हैं, और नीचे एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। अब HCl क्या है, वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को लूज़ कर सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 36.5 ग्राम के बराबर ही आंसर आएगा, यानी इसका 1 मोलर और 1 नॉर्मल बराबर होते हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको 1 मोलर को 1 नॉर्मल लिख देंगे, सही है। अब हमारे पास अब हमें 1 ml के लिए निकालना है, तो 106 को 2000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 ml के लिए हो जाएगा, सही है। तो ये हमने यानी कि 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल क्या कहते हैं हमारे पास HCl इज़ इक्वल टू, जितना भी डिवाइड करने पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने 1 नॉर्मल से 0.5 नॉर्मल पे जाना है, दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम Na2CO3 और Na
HCO3 को मालूम करे थे वहाँ पे हम 0.5 नॉर्मल में इस्तेमाल करें, सही है। तो जब हमें 1 नॉर्मल के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको फिर हम 0.5 नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपके पास 1 नॉर्मल वाली जो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 0.5 नॉर्मल के लिए HCl का टाइटर फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द लेट, घर में मेहमान आए हुए थे और टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी मैंने आपको सिखा दिया है, आप करके कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।